वीडियो में वेलकम। जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में आप सब लोगों से वादा किया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं कुछ उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उनके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन करनी है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि IMF का जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसमें उन्होंने जो प्राइमरी बैलेंस है उसको 0.4% ऑफ GDP कहा है, और जबकि हुकूमत में और ने इसको 0.2% ऑफ GDP कहा था। अखबारों में भी यही रिपोर्ट हो रहा है। तो ये दोनों फिगर्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, और अगर कोई नया एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें शायद ये है कि हमने जो प्राइमरी बैलेंस है वो 150 बिलियन 0.2% ऑफ GDP से बढ़ा के 0.4% या 300 बिलियन तक प्रॉमिस कर लिया है। अच्छा, अब जाहिर बात है इसकी इम्प्लीकेशन सी के जी अच्छा, अगर आपने 150 बिलियन नहीं करना बल्कि 300 बिलियन करना है तो उसका मतलब है कि मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, मज़ीद बजट कट्स करने पड़ेंगे। तो इसके बारे में तो आई वॉज एक्चुअली क्वाइट कन्फ्यूज अबाउट एंड वरीड अबाउट दिस एज वेल। लेकिन आई थिंक आई मस्ट गिव अ बिग शाउट आउट टू वेरी गुड एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन खुरम हुसैन, प्रॉफिट के एडिटर भी हैं और बिजनेस और इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट भी हैं, और नॉट जस्ट दैट, ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये तुम जो हो ये कुछ मिस ट्रीट कर रहे हो, दिस इज़ नॉट द वे इट इज़। दोनों ही फिगर्स ठीक हैं, 0.2% और 0.4% की। प्राइमरी बैलेंस को रिपोर्ट कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके अंदर कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ होती है। IMF दोनों नंबर्स कोट करता है। वो जब इनका हमारा नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आ जाएगा तो मैं उसको पढ़ के भी आपको ये मज़ीद क्लैरिफाई कर दूंगा कि इसको अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हफ्ते हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली द गुड न्यूज़ इज़ के 0.2% ही है, 150 बिलियन रुपीज़ ही का प्राइमरी बैलेंस है जो कि हमें प्रोड्यूस करना है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इट्स नॉट 300 बिलियन रुपीज़। और ये एक खुशी की खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत कंटेंशियस पॉइंट था बिटवीन जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है बिटवीन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द IMF कि आपने एग्रीमेंट हमारे साथ करना है कि नहीं करना। तो इस बैलेंस को अल्टीमेटली पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि हम ये प्राइमरी बैलेंस, प्राइमरी सरप्लस को प्रोड्यूस कर लेंगे। हम 150 बिलियन का सरप्लस शो करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो उसके बाद हमारे पास IMF जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए माना। कमेंट्स की तरफ आते हैं। एक कमेंट था कि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सही होती है या गलत होती है। जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, इकोनॉमिस्ट की तमाम प्रेडिक्शंस को जो है वो यू शुड टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं और एंड जस्ट टू गिव माय ओन एक्सप्लेनेशन, अब मेरे पास इनफैक्ट मेरे जैसे और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, हम प्रेडिक्शन से ज़्यादा या फोरकास्टिंग से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हम एक एजुकेटेड गेस लगाने की कोशिश करते हैं, एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं गिवन द सिचुएशन के उसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, सो इट्स जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट वी ट्राई टू फिगर आउट कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती। जो एक्चुअल जो लोग बैठ के प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, वो जो डेटा एनालिसिस होता है उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब स्टेट बैंक के बैठ के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि हमने इंटरेस्ट रेट को क्या बढ़ाना है, तो उनके पास तकरीबन 50 मॉडल्स होते हैं इन्फ्लेशन के, जिसके अंदर जिसको देख के वो इन्फ्लेशन को ना सिर्फ एनालाइज करते हैं बल्कि उसको आगे उसकी फोरकास्टिंग भी करने की कोशिश करते हैं कि गिवन द सिचुएशन हमारे इन मॉडल्स के थ्रू इन्फ्लेशन क्या हो सकती है। तो उनके पास जो प्रेडिक्शन के मैकेनिज़म्स होते हैं या फोरकास्टिंग के मैकेनिज़म्स होते हैं वो एटलीस्ट जो मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी मॉडल, वो सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ हालात को देख के एक ब्रॉड सी चीज़ ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हालात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सो व्हेन आई प्रेडिक्ट समथिंग, व्हेन आई मेक अ प्रेडिक्शन, I'm just trying to make out a possibility कि जी अच्छा गिवन दिस सिचुएशन क्या हो सकता है। इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन जो है वो बहुत जल्दी से और बहुत रैपिडली चेंज भी कर जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 6 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले ऑयल प्राइसेस जो थी वो गिर नहीं रही थी, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी। लेकिन विद इन वीक्स जो है वो ऑयल प्राइसेस गिरी, और उसका जो उसका इफ़ेक्ट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पास ऑन भी कर दिया कंज्यूमर को। जो हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस दोनों में कमी वाक़ई हुई है।
तो अब इसको प्रेडिक्ट करना या एक और जो है ऐसी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना जो है या एग्जैक्टली टाइमली उनको प्रेडिक्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। कई अक्सर चीज़ों में तो इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड का जो शॉक था जो पूरी दुनिया को लगा पेंडेमिक का, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। कोई ये भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाया कि उसका एक्सटेंट कितना होगा, वो कितना सीरियस है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने माइंड में रखनी है जब हम ये बातें करें। अदरवाइज़ जो जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेन मकसद जो है इन वीडियोस को बनाने का वो ये है कि एक आम फहम ज़ुबान में लोगों को ये समझाया जाए कि इकॉनमी जो है उसके अंदर फैसले कैसे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ताकि उसके ऊपर फिर हम कोई आज बाद में जाके और मज़ीद कोई बहस कर सकें। किसी ने कमेंट किया था कि ग्लोबल वेस्ट के अंदर कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि आने वाली दिहाइयों में कोई रेजिलियंस शो करेंगे, क्योंकि एनर्जी और कमोडिटी क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया, ये बात दुरुस्त है कि ये अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि जी रेजिलियंस कौन शो करेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो पूरी दुनिया में ही आप फील करें बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस। इसकी एक वजह तो यही है दोनों की कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, उसकी वजह से एनर्जी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। फिर यूरोप ने ये फैसला किया कि हमने रशिया से अपनी एनर्जी सोर्सेज को हासिल नहीं करना, हमने गैस को तेल को वहाँ से हासिल नहीं करना, और हमने इसके लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने हैं। अब उससे हुआ क्या कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए गैस का हासिल करना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम जब बिडिंग होती है गैस की शिप्स के लिए तो हम उनको आउटबिड नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्राइस ऑफर करते हैं सप्लायर्स को, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सो ये सिर्फ हमारे लिए क्राइसिस नहीं है, ये हमारी तरह की और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके लिए क्राइसिस है। सो दुनिया इस चैलेंज से कैसे निपटेगी ये अब देखने वाली बात है, लेकिन वहाँ पे जो तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं वो उससे कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है फ़िलहाल, जो कि यहाँ पे जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, एक पिछली वीडियो में, कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब इकॉनमी के अंदर आ जाए तो दुनिया के अंदर एक जो स्टैंडर्ड टूल एग्जिस्ट करता है वो ये करता है कि आपने मॉनेटरी सप्लाई को कम करना, उसको टाइट करना है, और उसको टाइट करने के बाद आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो यही सेंट्रल बैंक्स जो है वो सारे कर रहे हैं। मेरे लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी इकॉनमी जो है वो रेजिलियंस शो करेंगी, बिकॉज एक जो मुख्तलिफ जो पब्लिकेशंस हैं दुनिया भर में जो कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियल टाइम्स है, ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है कुछ हद तक, ये सारे जो हैं इनमें जो मैं आर्टिकल्स थोड़े बहुत पढ़ता हूँ वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑल्सो, कि देयर इज़ अमेरिका में एक रिसेशन आ रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। अमेरिका में रिसेशन आती है, वो कितनी डीप रूटेड होती है, उसका इफ़ेक्ट होता है ख़ास तौर पे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर भी। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी एक रिसेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे पास अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था कि हाई ग्रोथ रेट्स आर गुड, देन व्हाई आर दे, इफ़ हाई ग्रोथ रेट्स आर गुड देन व्हाई आर दे स्लोइंग डाउन द इकोनॉमी। कि अगर हाई ग्रोथ रेट जो है इकॉनमी में वो एग्जिस्ट करता है, जो मैंने मेरे ख्याल में पहली वीडियो में बताया था कि वो 6% जो है वो इस साल भी कंटिन्यू कर, फाइनेंशियल ईयर भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको स्लो डाउन करने की क्या ज़रूरत है। आई थिंक असल में होता ये है कि आपके पास जो ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रोथ रेट बाकी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी सोर्सेज क्या हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप हाई ग्रोथ रेट इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक्सपैंड कर रही है और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट उसमें हो रही है, या आप ग्रोथ रेट इस वजह से परसू कर रहे हैं क्योंकि कंजम्पशन जो है इकॉनमी के अंदर बहुत बढ़ गई और कंजम्पशन जो है वो ड्रिवन है बाय इम्पोर्ट्स, विच वॉज द केस इन पाकिस्तान। तो हमारी जो ग्रोथ रेट की जो हाई ग्रोथ रेट जो है वो इट्स लार्जली कंजम्पशन लेड, यानी कि लोग जो हैं वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अच्छा, कंजम्पशन लेड ग्रोथ में भी अगर इतना मसला ना होता, अगर वो कंजम्पशन के लिए जो आइटम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो चूँकि नहीं पैदा हो रहे, तो हम अक्सर कंजम्पशन जो है अपनी एसेंशियल फूड आइटम्स की कंजम्पशन भी चूँकि इंपोर्टेड गुड्स के थ्रू करते हैं, तो उस वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है। और उसमें तरीका ये होता है कि IMF के जहन में एक तरीका ये है कि आपको इकॉनमी को आपको स्लो डाउन करना है।
इसको हम ये भी इस तरह से कहते हैं, जो आम जुबान में रिपोर्ट भी होता है कि इकॉनमी ओवर हीट कर गई है, बल्कि दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स लैंग्वेज एज वेल। स्टेट बैंक ने अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी इस मेरे ख्याल में इस टर्म को यूज़ किया कि इकॉनमी ओवर हीट कर गई है, उसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है। तो उसको स्लो डाउन करते हैं ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें और हमारे पास एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर प्रेशर कम हो सके। अगेन मैं ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ या अपोज करता हूँ। मैं उसके ऊपर भी किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मेरी अपनी ज़ाती राय इस बारे में क्या है। लेकिन अभी तो हमें ये समझना है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके मकसद क्या है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान शुड बैन V8 व्हीकल्स। आई कम्प्लीटली एग्री, आई थिंक दे शुड। हमें कोई लीड व्हीकल्स और लग्जरी व्हीकल्स जो हैं वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को ज़रूरत है तो वो बेशक ट्रैक्टर ट्रॉली इस्तेमाल कर लें। कैन पाकिस्तान इन्हांस एक्सपोर्ट्स विद एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर? वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को इन्हांस करने के लिए कोई इमीडिएट फ्यूचर में, कोई नियर फ्यूचर में हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से इन्हांस करें। कोई एक्सटर्नल शॉक अगर आ जाए हमारे पास, कि जिस तरह पैंडेमिक में जब ये हुआ था कि चाइना में फैक्ट्रीज बहुत बंद हो गई, बांग्लादेश में बंद हुई, वियतनाम में बंद हुई, तो उनके जो ऑर्डर्स थे वो पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान ने पैंडेमिक के अंदर भी एक्सपोर्ट्स जो थी वो हमारी राइज करने की बजाय इसके फॉल करने के, स्टैग्नेट करने के। तो आई थिंक इस तरह का अगर कोई मतलब, दिस इज कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ रिलाइंग ऑन एन इवेंट दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। तो वो तो उसके ऊपर अब हो गया, ऐसी कोई चीज़ तो हो गई, लेकिन उसके अलावा कोई हमारे पास इमीडिएट रास्ता एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आता कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इन्हांस कर सकें। बट येस, इन द मीडियम टू लॉन्ग रन वी कैन डू इट, अगर हम अपनी प्लानिंग शायद थोड़ी सी डिफरेंट कर सकें, उसमें पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव पीपल हु आर केपेबल ऑफ चेंजिंग थिंग्स। किसी ने ये पूछा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके पास कोई ऐसे लोग हैं जो कि केपेबल हैं, जिनके पास चीज़ों को चेंज करने के लिए नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक मसला ये नहीं है कि उनके पास केपेबल लोग हैं, हर पार्टी के अंदर केपेबल लोग मौजूद हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अच्छा, जिस किस्म का चेंज या तब्दीली हम देखना चाहते हैं उसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एज वेल एज हमारी अदर रूलिंग एलीट के जो अदर फैक्शंस हैं, उसमें मिलिट्री आ जाती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, उसमें जुडिशरी आती है, उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो किस किस्म का चेंज देखना चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं देखना चाहते। और उसके लिए तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। वो अगर एक पॉलिटिकल डिसीजन किसी लेवल के ऊपर एक कंसेंसस से हो जाता है तो शायद फिर कुछ आपको फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शायद उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ आपको डिफरेंट नज़र आए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो आपके पास जितने मर्जी आप केपेबल लोग भर लें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी जैसे वो चल रही हैं। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इन द एंड आई थिंक बिग शाउट आउट टू खुर्रम हुसैन अगेन फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। हमेशा की तरह अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है EconAlif ECONALIF। अली आफ्ताब साइड के वीडियो चैनल के ऊपर ये वीडियोस जो हैं ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप उनके चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। कीप गिविंग मी योर कमेंट्स एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।